दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम फ्रंट पेज में देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ को हम देखेंगे। पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें ये कहा गया है, यूपी की जो हाई कोर्ट है उसने वहाँ की सरकार को कहा था कि आप 5 शहरों में लॉकडाउन लगाइए, यहाँ पर कोरोना के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ की जो योगी की सरकार है उसने मना कर दी थी कि हम यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, हमें लोगों की कमाई का साधन भी देखना है और उनकी जान भी बचाना है, ऐसा योगी सरकार का कहना है। ठीक है, अब जब हाई कोर्ट का ऑर्डर इन्होंने मना कर दिया तो ये गए थे सुप्रीम कोर्ट अर्जी लगाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो यूपी की गवर्नमेंट है उसको राहत दी है और हाई कोर्ट के ऑर्डर को रद्द कर दिया है। ठीक है, और इसके अलावा हाई कोर्ट में जिस भी व्यक्ति ने लॉकडाउन लगाने का एक याचिका डाली थी ना, उसको भी एक नोटिस भेजा है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके साथ साथ में उन्होंने ये कहा है, आप यूपी की हाई कोर्ट को अभी तक जो भी स्टेप उठा रहे हो कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए, वो सारी चीज़ें आप यूपी की हाई कोर्ट के सामने पेश करिए। ठीक है, देखो दिल्ली की सरकार का ये कहना था कि हाई कोर्ट के इस ऑर्डर से ना हमारे काम में व्यवधान उत्पन्न होगा, ये हमारे काम में दखलंदाजी होगी, ऐसी हाई कोर्ट को यूपी सरकार का कहना था। इसके बाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है दिल्ली के हाई कोर्ट का। ठीक है, बहुत ही प्रशंसा करने योग्य है, जिसमें उन्होंने कहा है सेंटर गवर्नमेंट से कि ऑक्सीजन का जो अभी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है ना, इंडस्ट्रियल पर्पस से उसको बैन किया जाए। आप 22 अप्रैल तक की रास्ता क्यों देख रहे हो? इकोनॉमिक इंटरेस्ट ना ज़िंदगी लेने वाला नहीं होना चाहिए कि इकोनॉमी को देखते हुए आप लोगों को मार डालो, ऐसा दिल्ली की हाई कोर्ट का कहना है। ठीक है, अब शॉर्टेज आज है और आप 22 अप्रैल तक क्यों वेट कर रहे हो? इस पॉइंट पर आपकी सबसे बड़ी हाईएस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए ज़िंदगी को बचाना। पिछले साल आपने लॉकडाउन लगाए थे, कितना ज़्यादा उसका क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन यदि हम फिर से देखते हैं ना बैक, तो ये प्रोबेबली वाइजेस्ट डिसीजन हो सकता है सरकार का। ठीक है, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। और इसके बाद वैक्सीन का जो वेस्टेज हो जा रहा है ना, मतलब सही टाइम में वो लगा नहीं रहे हैं, एक्सपायरी डेट निकल जा रही है, और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं वैक्सीन के, चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे लाने ले जाने में हो। इसको लेकर भी हाई कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कही है। उनका कहना है कि 6% वैक्सीन, अभी तक जितनी भी वैक्सीन दी गई है उसका 6% तो वेस्ट हो गया है। ठीक है, मतलब टोटल 10 करोड़ में से 44 लाख वैक्सीन तो आपने बर्बाद कर दिए हो। तो ये जो बर्बादी है ना, ये क्रिमिनल वेस्टेज है, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। और ये बहुत बड़ी गंभीर मामला है कि पहली बार, ठीक है, 2000 से ज़्यादा डेथ रिकॉर्ड की गई है इंडिया में। अब अपने जो जितने भी सरकारी न्यूज़ चैनल है ना, उसमें केवल यही बताता है कि इतने लोग स्वस्थ हुए, इतने लोग घर चले गए, डेथ की जो रेट है इतनी है। ठीक है, स्वस्थ होने की दर अच्छी चल रही है, लेकिन वो लोग ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। ठीक है, ना तो वो डेली के केस बताते हैं कि आज इतने केस आए करके, वो ये बताते हैं कि आज इतने लोग स्वस्थ हुए। इसके बाद नरेंद्र मोदी का कहना है कि लॉकडाउन आप बिल्कुल तभी लगाइए जब आपके पास आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, लास्ट आपका उपाय होना चाहिए लॉकडाउन, ऐसा पीएम मोदी का कहना है। और उनका ये भी कहना है कि जो कर्फ्यू है ना, यदि लोग कोविड के एप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे हैं तो आपको कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा पीएम मोदी का कहना है।
कुछ कुछ टर्म्स हैं दोस्तों जिन्हें हम देख लेते हैं। देखो, समझते तो सब कुछ है, लेकिन यदि हमसे पूछा जाएगा तो शायद हम बता ना पाएंगे। जैसे कि लॉकडाउन किसे कहा जाता है, तो लॉकडाउन में ना असेंबली में रिस्ट्रिक्शन रहता है, लेकिन जो एसेंशियल आवश्यक सेवाएं हैं वो चालू रहती हैं। इसको हम कहते हैं लॉकडाउन। ठीक है। अब यदि हम बात करें सेक्शन 144, धारा 144 में असेंबली मतलब जो गैदरिंग होती है ना, वो उसको प्रोहिबिट किया जाता है, मना किया जाता है अंडर द इंडियन पीनल कोड। अब हम बात करते हैं कर्फ्यू की। देखो, जब ना धारा 144 लगाई जाती है, जिसके साथ साथ में यदि हम इसेंशियल सर्विस को भी शट डाउन कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं कर्फ्यू। अब यह हम बात करें लॉकडाउन की ना, लॉकडाउन में सिटीजन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है बिना किसी कारण के, लेकिन उनको कर्फ्यू के दौरान धारा 188 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है। ये थोड़ा सा अंतर है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं CISCE से। ठीक है। इन्होंने 10वीं के जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं उनको अभी कैंसिल कर दिया है, कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं इस कारण से। ठीक है। CISCE का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, CISCE। इसके बाद हम बात करने वाले हैं US से। ठीक है। US ने अभी एक लिस्ट जारी की है करेंसी की मैनिपुलेशन से रिलेटेड, तो उसमें उन्होंने इंडिया को भी डाल दिया है। इसी के चक्कर में इंडिया का कहना है कि ये गलत तरीके से हस्तक्षेप है हमारी जो भी पॉलिसी है हमारे देश में काम करने की, उसको लेकर। और US गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि आप जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, उसको इकट्ठे कर करके रखते जा रहे हो, ऐसा उनका कहना है। और दूसरी बात ये है, उनका ये भी कहना है कि इंडिया और USA का जो ट्रेड सरप्लस है ना, वो बढ़ गया है, जिसमें इंडिया इंपोर्ट कम कर रहा है, लगातार इंपोर्ट में कमी आ रही है इंडिया के US के साथ में। ठीक है। ऐसा US का कहना है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ट्रेड सरप्लस हम किसे कहते हैं। देखिए, यदि हमारा जो एक्सपोर्ट है ना वो हाई हो जाए और जो इंपोर्ट है वो लो हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रेड सरप्लस। ठीक है। इसमें हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटा देते हैं तो हमारा ट्रेड सरप्लस निकल जाता है। और अमेरिका का ये भी कहना है जो ट्रेड सरप्लस है ना वो लगभग 20 बिलियन डॉलर या फिर उससे भी ज़्यादा हो गया है। अब यदि हम US के साथ बात करें कि कितना ग्रीव हुआ है हमारा ट्रेड सरप्लस, ठीक है, पहले था 5 बिलियन डॉलर से 23 बिलियन डॉलर बढ़ गया है ट्रेड सरप्लस हमारा, 2020-21 की बात की जा रही। ठीक है। और यदि हम पिछले साल की बात करें ना, ठीक है, और लगभग 18 बिलियन था पिछले साल, और इस साल देखो 23 बिलियन डॉलर हो गया है। इसमें कितनी की वृद्धि हो गई है? 18 + 5, 23 बिलियन डॉलर हो गया है ट्रेड सरप्लस। और इसमें यही बात कही गई है कि जो इम्पोर्ट है ना वो बिल्कुल इंडिया ने अपना डाउन कर दिया है और एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया है। और ये जो सचिव है ना हमारे, ठीक है, इनका ये कहना है कि RBI ने जो कुछ भी किया है वो किस चीज़ को देखकर ध्यान में करता है? RBI मॉनेटरी पॉलिसी को देखकर ये काम करता है। इसके बाद इनका एक व्यू है जो ये कहते हैं कि सेंट्रल बैंक को ना अपने पास जो भी करेंसी है
उसमें स्टेबिलिटी लाना चाहिए कि कम से कम इतना तो हमारे पास रिजर्व रहना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल यदि हम रिजर्व की बात करें ना तो वो स्टेडी है, लगभग 500 बिलियन से 600 बिलियन डॉलर, इतना हम मेंटेन करके रखते हैं या फिर इतना आरबीआई मेंटेन करके रखता है। ऐसा नहीं है हम चाइना की तरह की बिल्कुल इकट्ठा कर करके रखते जा रहे हैं, जिसमें एक टाइम ऐसा आ गया था कि चाइना ने लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर को एक्यूमुलेट करके रखा था। इसके बाद हम बात करें यदि माइग्रेंट लेबर्स की ना, तो माइग्रेंट लेबर फिर से मजबूर हो गए हैं अपने घर जाने के लिए। ठीक है, दिल्ली छोड़ने के लिए। वहीं सीएम और जो एलजी हैं वो उनका ये कहना है कि आप शहर छोड़कर मत जाइए। अभी कुछ दिन पहले हमने ये देखा था कि कोविड-19 की जो डेथ हो रही है ना, उसको सरकारें बता नहीं रही हैं, उनको सामने नहीं ला रही हैं कि इनकी डेथ कोविड-19 के कारण हुई है। वो इसलिए नहीं बताना चाहती हैं, इससे क्या है ना, सरकार की कमज़ोरी सामने आती है जनता के सामने। देखो इतने सारे केस आ रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो यही बात यहाँ पर से भी आई है। एक उड़ीसा की न्यूज़ है, उड़ीसा के एक हॉस्पिटल का कहना है कि यहाँ पर जो डेथ हो रही है ना कोविड के कारण, ठीक है, उसको सही से ऑडिट नहीं किया जा रहा है, ऐसा हॉस्पिटल, उड़ीसा के एक हॉस्पिटल का कहना है। उन्होंने ये बताया है, देखो 19 पेशेंट हमारे यहाँ पर एडमिट हुए, जिसमें से 6 की डेथ को ही ऑडिट किया गया है, ऐसा कहना है सुधीर रंजन नायक, जो कि हेड हैं नौपादा कोविड-19 हॉस्पिटल के। इसके बाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया जिसे हम देखेंगे, जिसमें ये कहा गया है कि जो ऑफेंडिंग ऑनलाइन कंटेंट होता है ना, उसको आप रिमूव करिए। अब ये जो ऑफेंडिंग किस प्रकार का ऑनलाइन क्रिमिनल होता है, जैसे कि जो फोटोग्राफ हो गए, वीडियोस हो गए, पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स हैं, ठीक है, इनको रिमूव करने के लिए जो कॉम्प्लिकेशन है ना, उसको दूर किया जाना चाहिए। इसी के लिए उन्होंने कुछ डायरेक्शन को इशू किया है हाई कोर्ट ने। तो हाई कोर्ट का कहना है कि चाहे वो कोई भी वेबसाइट हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफार्म हो, जिसमें, ठीक है, इस प्रकार के ऑफेंस दिखाए जाते हैं या फिर उसमें कुछ अपराधी चीज़ें दिखाई जाती हैं उन वीडियो में या फिर फोटोग्राफ में, उसको आप तुरंत से तुरंत आप उसको हटाइए, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। फोर्थविथ मतलब होता है तुरंत, और कैसे भी करके, ठीक है, 24 घंटे का उन्होंने इसको टाइम दिया है। अब यहाँ से आपको ना सारी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक महिला है जिन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी। ठीक है, इनकी जो फ़ोटोग्राफ हैं और जो इमेज हैं, ठीक है, हालांकि ये खुद उनमें शामिल नहीं है, मतलब उस ऑफेंस में वो शामिल नहीं है, लेकिन इनकी फ़ोटो फेसबुक और इंस्टाग्राम से निकाल लिया गया और फिर पोर्नोग्राफी की जो साइट है ना, उस पर उस कैप्शन के साथ में उनको अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, इसी के चक्कर में ये गई थी हाई कोर्ट, तभी हाई कोर्ट को ये ऑर्डर देना पड़ा। अब आप खुद सोचिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम आप चला रहे हो ना, तो इसमें प्राइवेसी कहाँ रही? यदि आपकी फ़ोटो और इमेज को पोर्नोग्राफी वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाता है, उसका कुछ भी वीडियो बना दिया जाता है, तो इसमें प्राइवेसी कहाँ रही? कोई प्राइवेसी नहीं रही ना। और यहाँ तक गूगल की भी नहीं रही। गूगल का कहना है, ठीक है, आपने जो भी ऑर्डर दिए हैं ना, उनको रिमूव करने के लिए हम उनको मानने के लिए बाध्य हैं, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन दिक्कत की बात यहाँ तो यही हो जाती है ना, आप यदि केवल ये ऑर्डर दे रहे हो कि केवल उन फोटोग्राफ्स को, वीडियोस को रिमूव कर दीजिए,
तो इससे क्या अपराध कम हो जाएंगे? नहीं होने वाले हैं। जब तक इसकी जड़ का पता ना चल जाए कि किस व्यक्ति ने इसको अपलोड किया है और उसको सज़ा ना मिल जाए, तब तक ऐसे अपराध कम नहीं होने वाले हैं। ठीक है, केवल आप ये कह दो कि 24 घंटे के अंदर रिमूव करो या फिर कुछ टाइम इन्वेस्टिगेशन के लिए रख दो, तो इससे तो ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं चार्ट से। तो चार्ट का मैप सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, चार्ट के उत्तर में पड़ता है लीबिया, और यदि हम पश्चिम की तरफ देखें तो नाइजर पड़ता है। और ठीक है, पश्चिम और दक्षिण की तरफ पड़ता है नाइजीरिया, नीचे में पड़ता है दक्षिण में कैमरून, और दक्षिण में ही पड़ता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और इसके यदि हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में पड़ता है सूडान। कुल मिलाकर के 6 देशों के साथ में चार्ट अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और यदि हम ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी पोजीशन को देखें ना, तो ये पड़ता है अफ्रीका के नॉर्थ में, ये देश पड़ता है। और यदि हम बात करें कि कौन कौन सी रेखाओं के बीच में ये स्थित है, जो इक्वेटर है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मतलब जो भूमध्य रेखा है और जो कर्क रेखा है, लगभग लगभग उसी के बीच में 4 देश स्थित है। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो चार्ट के जो प्रेसिडेंट थे ना, उनकी डेथ हो गई है बैटल फील्ड में, ऐसा आर्मी का कहना है। उनका ये कहना है कि जो रिबेल्स हैं ना, मतलब जो विद्रोही हैं, सरकार का जो विरोध करते हैं सरकार की नीतियों का, और सरकार को बदलने की ताकत रखते हैं, उनको रिबल्स कहा जाता है। तो रिबल्स के साथ जब इनकी फाइटिंग हुई तो इनको कुछ इंजरीज़ हुई। इंजरीज़ होने के बाद इनकी डेथ हो गई। और सेना ने इसके बाद, अब अगला जो राष्ट्रपति है ना, कुछ समय के लिए अब इनके पुत्र को बना दिया गया है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत भी हो सकता हो कि सेना जो है यहाँ पर फिर से सत्ता को हथियाना चाहती हो, इसलिए उनके लड़के को अभी राष्ट्रपति बना दिया है। जबकि ये सारा काम तो वहाँ की संसद को करना था कि नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट है कौन बनेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि फैमिली के किसी भी मेंबर को आप बना दिए। तो आर्मी ने ना इमीडिएटली उनका नाम ट्रांजिशनल लीडर के रूप में कर दिया है। ये ही अब हेड रहेंगे मिलिट्री काउंसिल के, और ये ही जो है सरकार और पार्लियामेंट, ठीक है, सरकार के, और पार्लियामेंट जो है डिसॉल्व कर दी गई है। ठीक है, लेकिन आर्मी का ऐसा कहना है कि अब जो भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन है वो 18 महीने का जो संक्रमण काल है ना, उसके बाद ही होंगे, ऐसा उनका कहना। और यदि हम बात करें इनकी डेथ कब हुई, तो ये तुरंत अभी नए नए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट चुने गए थे, और इनका जो कार्यकाल है ना, फिर से 6 साल इनको मिलने वाला था। अब आर्मी का ऐसा कहना है कि ऐसा ना हो कि कोई हिंसक झड़प हो जाए या लोगों को गुस्सा फूट जाए, तो कुछ भी घटनाएं सामने ना आ जाए। इसी के चक्कर में आर्मी ने कर्फ्यू को अनाउंस कर दिया है, और जो भी बॉर्डर है उनको क्लोज़ कर दिया है। इसके बाद हम न्यूज़ देखेंगे रसिया से। तो रसिया की थोड़ी बहुत जानकारी हम देख लेते हैं, रिपीट होते रहेगी तो उसकी जो जानकारी है हमारे माइंड में बनी रहेगी। यदि हम किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे ना, तो वो कभी भी हमको लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है ना, वो उसका जो प्रकार है वो फेडरेशन है। ठीक है, जिसको हम संघवाद कहते हैं ना, उसी टाइप की सरकार यहाँ पर है। रसिया की जो कैपिटल है मॉस्को है। ठीक है, और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है रसियन है। यहाँ पर जो मनी चलती है वो रूबल है। और यदि हम बात करें यहाँ के मेजर माउंटेन, तो यूराल और आल्टे। और यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो एमूर है, इर्टिस है, लेना, ओब, वोल्गा और येनिसे। अब हम इसकी जियोग्राफिक मैप देख लेते हैं। ठीक है,
तो इसके नॉर्थ में पड़ता है आर्कटिक ओशियन, और यदि हम जाएं पूर्व की तरफ तो सी ऑफ ओखस्टक, ठीक है। और इसी के इधर पूर्व वाले हिस्से में ही पड़ता है बेरिंग सी, सी ऑफ ओखस्टक, ठीक है। और ये पड़ता है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। और यदि हम इसके नीचे तरफ में जाएं पूर्व में तो सी ऑफ जापान, ठीक है, ईस्ट सी जिसको कहा जाता है। अब हम इसके देखते हैं पश्चिम वाले हिस्से में कौन कौन से सी पड़ते हैं। तो पश्चिम वाले हिस्से में पड़ते हैं बाल्टिक सी, ठीक है। जो बाल्टिक सी है वो स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, डेनमार्क इन सब से घिरा हुआ है। और इसके पश्चिम में ही पड़ता है ये ब्लैक सी, ठीक है। और यदि इसके जस्ट नीचे में हम जाते हैं तो कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर पड़ता है। ये हो गया बाल्टिक सी और ये हो गया आर्कटिक सी। अब यदि हम बात करें बाउंड्रीज़ की कि कहाँ कहाँ इसकी बाउंड्रीज़ हमको दिखाई दे रही हैं, तो थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें नीचे तरफ, मतलब हम बात कर रहे हैं दक्षिण की तरफ, तो चाइना है, ठीक है। और चाइना से ही लगा हुआ है नीचे, ठीक है, दक्षिण में ही मंगोलिया। और चाइना से ये 2 बार अपनी बाउंड्री को टच करता है। इसके बाद है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बाद में पड़ जाता अपना कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के पास में आप देख रहे हो ना, ये है अजरबैजान। और अजरबैजान के बाद ये टच करता अपनी बाउंड्री जॉर्जिया के साथ में। इसके बाद है यूक्रेन, यूक्रेन के बाद है बेलारूस, और बेलारूस के बाद है लातविया, एस्टोनिया, और फिर ऊपर में फिनलैंड। तो ये नॉर्वे हम देख लिए, ये नॉर्वे से भी अपनी थोड़ी सी बाउंड्री को शेयर करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। नॉर्वे हो गया ये फिनलैंड हो गया, इसके बाद एस्टोनिया, लातविया, और ये है बेलारूस, यूक्रेन, ठीक है। और इधर से अपना पड़ जाता है ये जॉर्जिया, अजरबैजान। इमेज जो आप देख रहे हो ना, ये है स्पेस स्टेशन की, जिसको हम ऑर्बिटल स्टेशन या फिर ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का अंतरिक्ष यान होता है, स्पेस क्राफ्ट होता है, जो कि ह्यूमन का जो ग्रुप वहाँ पर जाता है उसको सपोर्ट का काम करने का काम करता है ऑर्बिट में, ठीक है, एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। तो रसिया का कहना है कि हम अपने खुद का स्पेस स्टेशन 2025 में लॉन्च करेंगे, ऐसा रसिया ने कहा है। और इनका प्लानिंग है कि हम इससे विथड्रा हो जाएंगे, किससे, आईएसएस के प्रोजेक्ट से। अब खुद की ही प्लानिंग है तो विथड्रा कर लेगा भाई रसिया, क्या दिक्कत है इसको। तो रूस ने कहा है कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम से अपने कदम पीछे हटा रहे हैं। लेकिन कुछ अधिकारी ऑफिशियल ऐसे भी हैं जिसका ये कहना है कि आपने बहुत अच्छा कोऑपरेशन के साथ में काम किया है आईएसएस के साथ में, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा, ऐसा वहाँ के ऑफिशियल का कहना है। और अभी ये जो स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें इन्होंने काम चालू कर दिया है। आगे बात बताई जाती है कि 1998 में, ठीक है, जिसे लॉन्च किया गया था, जिनमें कौन कौन शामिल थे, रसिया था, यूनाइटेड स्टेट था, कनाडा था, जापान, ठीक है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी थी। इसको आईएसएस को लॉन्च किया गया था 1998 में। ये ना बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन था ह्यूमन की हिस्ट्री में अभी तक, यदि हम देखें तो। देखो, रसिया की जो मोनोपली थी ना, ठीक है, जो वो अंतरिक्ष में मानव को भेजता था, उसको यदि कहा जाए ना, तो
यूएस ने उसको ख़त्म कर दिया था। कैसे? उसने जो फर्स्ट सक्सेसफुल मिशन भेजा था ना, स्पेस एक्स, उसके द्वारा कहीं ना कहीं रसिया का जो प्रभुत्व है वो कम हुआ है। और यदि देखें ना, अभी इसके जो स्पेस प्रोग्राम है अभी रसिया के, तो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसा माना जाता है। और यहाँ पे बात बताई जाती है यूरी गागरिन की, ठीक है, उनकी 60वीं एनिवर्सरी है यूरी गागरिन की, जो कि पहली पर्सन थी ऑर्बिट में जाने वाली। और इसी महीने जो यूरी गागरिन है ना, उनकी एनिवर्सरी को मार्क्ड किया गया था। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है ना, वो हम पाकिस्तान से देखने वाले हैं कि पाकिस्तान में जो फ्रांस के राजदूत हैं ना, उनको पाकिस्तान से निकालने की बातचीत चल रही है, और उसी को लेकर संसद में चर्चा हो रही थी, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाई पाकिस्तान की संसद में। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फ्रांस से आखिर प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी लोग हैं ना उनको। तो देखो, पाकिस्तान के कट्टरपंथी ना फ्रांस की मैगजीन चार्ली हेब्दो में प्रकाशित किए गए मोहम्मद साहब के विवादित कार्टून से चिढ़े हुए हैं, ठीक है। जिस हिसाब से मोहम्मद साहब को उसमें प्रकाशित किया गया था ना, दिखाया गया था, इसी से इन लोगों को प्रॉब्लम है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि इस्लामिक आतंकवाद पर दिए गए बयान से इनको भी कुछ दिक्कत है। इसी को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। इतना ही नहीं, पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने फ्रांसीसी राजदूत को तलब कर विरोध भी जताया था।